तन्वी की आंखों की ललाश बता रही थी वो बेतहाशा रोई है। मैंने दूसरी शादी कर ली है आरोही। तुम जानती हो, हवेली में सब लोगों को वारिस चाहिए और तुम बांझ हो। उसके शब्द तीर की तरह तन्वी के दिल को लगे। ठीक है समीर, आज के बाद आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। अगली रात तन्वी ने खामोशी से हवेली छोड़ दी, मगर जल्द ही उसे मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने एक क्लिनिक में सफाई की नौकरी शुरू कर दी। उसकी डिलीवरी वहीं हुई। तन्वी बेटी, तुम अकेले इस बच्चे को कैसे पालोगी? मेरे पास एक बे औलाद अमीर ज्यादा है। गाड़ी की आवाज आई तो वो लिपस्टिक ड्रेसिंग टेबल पर रखकर जल्दी से दरवाजे तक आई। ये समीर की गाड़ी की आवाज थी। उसे पता था गाड़ी गराज में खड़ी करते वो सीधा ऊपर कमरे में आएगा। तन्वी के लबों पर बड़ी शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखर गई। दरवाजे के पास झिझकते हुए खड़े होकर उसने एक नजर अपने आप को देखा। आज उसने बरसों बाद अपने आप को शमीर के लिए किसी दुल्हन की तरह तैयार किया था। पिछली कई रातों से वो महसूस कर रही थी कि वो देर से घर आता था और अक्सर तो आता भी न था। जितना फासला उसके और शमीर के रिश्ते में आ गया था, तन्वी को इस फासले को खत्म करना ही था, क्योंकि समीर सिर्फ उसका पति नहीं था, उस आदमी से तनवीर ने टूटकर मोहब्बत की थी। सीढ़ियों पर कदमों की छाप सुनाई देती तो तन्वी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उसने नीले रंग का खूबसूरत काम वाला ड्रेस पहन रखा था। लब एक खूबसूरत बाल, मेकअप के दोनों कलाइयों में कांच की चूड़ियां पहने वो समीर को देख रही थी। आज वो जल्दी वापस आ गया था। एक एक कदम सीढ़ी पर चढ़ते वो ऊपर उसकी तरफ आ रहा था। तन्वी का दिल जोर से धड़का। समीर ने वो कपड़े नहीं पहन रखे थे जो सुबह ऑफिस जाते वक्त वो पहनकर गया था, बल्कि वो काले कलर के कुर्ता पैजामा में तैयार बहुत हैंडसम लग रहा था। तन्वी बेकाबू होती धड़कनों के साथ सीढ़ियों के पास खड़ी उसे देखती रही। ऊपर कहाँ जा रहे हो समीर? मेरी बात सुनो। फौरन जरीना जी की आवाज पर जहां समीर के कदम रुके वहीं तन्वी भी घबराकर तीर की तरफ पलटी थी। एक लम्हे वेस्ट किए उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और झपाक से अंदर चली गई। उसका दिल एक बार की तेजी से धड़क उठा था। पैरों में लड़खड़ाहट उतर आई थी। जरीना जी की आवाज उसे यूं ही डरा देती थी। माँ तो इस वक्त दवाई खाकर सो जाती है, वो इस वक्त जाग क्यों नहीं है? तन्वी ने बेबसी से बड़बड़ाया। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। समीर ऊपर नहीं आया था। वो सीढ़ियों से पलट गया। तन्वी के दिल की हालत खराब होने लगी। क्या कहेंगी माँ उससे? फिर से वही सारी बातें, बच्चा नहीं हो रहा, हवेली में सबको वारिस चाहिए, समीर इस घर का इकलौता बेटा और मैं बाँझ हूँ। दो आंसू तन्वी की आंख से टपके, जिन्हें उसने बेदर्दी से पोंछ दिया और उठकर शीशे के सामने जा खड़ी हुई। उसका चमकता दमकता रूप वैसे ही था जैसे आज से 4 साल पहले समीर से शादी के वक्त था। एकाएक दरवाजा खुला, लॉक घूमने की आवाज आई तो तन्वी के चेहरे पर ललाहट बिखर गई। समीर आखिरकार कमरे में आ ही गया था। वो तेजी से दरवाजे के नजदीक आई, मगर अंदर दाखिल होने वाला समीर नहीं, बल्कि जरीना जी थी। वो मुस्कुरा रही थी। यहाँ क्यों खड़ी हो तन्वी? तुम्हें तो इस वक्त नीचे आना चाहिए। घर की बड़ी बहू होने के नाते स्वागत करने वालों में तुम भी तो शामिल हो। तन्वी ने हैरत से उन्हें देखा। कैसा स्वागत माँ जी? मैं तो अपने सारे काम खत्म करके कमरे में आई हूँ। क्या कुछ रह गया? उसने डरते डरते पूछा। जरीना जी के लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट फैली। हाँ, रह गया ना। एक बहुत जरूरी काम तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर तुमने नहीं किया। चलो आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर तन्वी का बाजू थाम लिया। वो आश्चर्यचकित रह गई। जरीना जी दिन दहाड़े उसकी बेइज्जती करने से नहीं घबराती थी, तो अब रात की इस पहर क्या करने जा रही थी? तन्वी ने बेबसी से दाएं बाएं देखा। समीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जरीना जी उसे साथ लिए अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में रुकी। दरवाजा खोलो, अंदर जाओ। तन्वी नासमझी के आलम में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और जैसे किसी ने उसके कदम तले से जमीन खींच ली हो। वो समीर था, उसका पति समीर। लेकिन उस वक्त वो अकेला नहीं था। कमरे में बेड पर वो किसी के साथ बैठा था। तन्वी ने बेख्तियार अपना सर झटका तो कुछ वो देख रही थी। कहीं ख्वाब तो नहीं था, मगर वो हकीकत थी।
समीर के साथ बेड पर कोई लड़की बैठी थी, गुलाबी रंग का लहंगा पहने, नई नवेली दुल्हन वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो दुल्हन ही तो थी। तन्वी ने घबराकर चौखट को थामा। ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसके साथ समीर? उसने डर से कांपते हुए सवाल किया था। समीर ने गहरी सांस ली। बेड में लगी खूबसूरत फूलों की लड़ियों को हटाता हुआ वो बेड से नीचे उतरा। देखो तन्वी, सवाल मत करो मुझसे। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा दिल टूट जाता। मैंने शादी कर ली है। तन्वी को लगा उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया। वो बेइख्तियार लड़खड़ाई। तन्वी, क्या हो गया? खुद को संभालो, ये कोई नई बात नहीं है। मैं खुद भी मजबूर हूँ। माँ को वारिस चाहिए और तुम? उसने अपना शब्द अधूरा छोड़ दिया। तन्वी ने आंसू से भरी आंखें उठकर ऐसे देखा। मैं मैं क्या? मैं 5 हूं ना। पिछले 4 सालों से मैं आपको औलाद नहीं दे सकी, इसलिए आज आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। आंसू लगातार तन्वी की आंखों से बहने लगे। उसे यकीन न आया, सामने खड़ा आदमी वही है जिससे वो टूट कर मोहब्बत करती थी और जिसने उसे हमेशा खुश रखने के वादे किए थे। अच्छा बस भी करो, मेरे बेटे की आज खुशियों भरी रात है। अपने दिल को बड़ा करो। जब तुम इसे औलाद नहीं दे सकी तो मैंने इसकी दूसरी शादी करवा दी। तुम कौन होती हो ना कहने वाली? जरीना ने एक बार फिर झपट कर उसका बाजू थामा। तन्वी ने अपनी सिसकी रोकी। जरीना ने उसे वापस कमरे से निकाला और सीढ़ियों से होती हुई उसके कमरे में ले आई। तुम आराम करो, अब नीचे मत जाना। आज की रात उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो। ये उन दोनों की शादी की पहली रात है। तुम्हें जितना भी दुख मनाना है यहाँ बैठकर मनाती रहो, क्योंकि तुम्हें शोक मनाने के अलावा आता क्या है? जरीना जी के लहजे में ताना और नफरत थी। तन्वी ने बेबसी से अपनी पलकें मींच ली। उसकी सांस उससे नफरत करती थी, क्योंकि समीर ने तन्वी से 4 साल पहले अपनी मर्जी से शादी की थी, मोहब्बत की शादी। तन्वी ने एक सिसकी ली। ये कैसी मोहब्बत थी जो सिर्फ औलाद ना होने की वजह से खत्म हो गई? तकरीबन 5 मिनट गुजरे थे जब कमरे का लॉक धीमे से घुमा और समीर कमरे में दाखिल हुआ। मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो रहा था तन्वी। तन्वी, खुद को संभालो। ये सब मैंने मजबूरी में किया, अपनी खुशी से नहीं। वो भारी कदमों से चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। तन्वी ने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर वो किसी टूटी हुई डाल की तरह उसके सीने से जा टकराई थी। अगले लम्हे वो फूट फूट कर रो रही थी। मेरा क्या कसूर था? सिर्फ यही कि मैं आपसे मोहब्बत की थी। मैं आपको औलाद नहीं दे सकी। कितनी बार मैंने आपसे कहा कि हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन आपके लिए यही आसान था कि आपने दूसरी शादी कर ली। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। समीर, प्लीज ऐसा मत करो। समीर ने गहरी सांस लेते उसे अपने बाजू में मुकत किया। माँ चाहती थी कि मैं दूसरी शादी कर लूं, वरना तुम जानती हो, तुम इतनी हसीन हो कि मुझे कभी किसी की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। समीर की सांसें बोझिल हो रही थी। तन्वी की नजदीकी में वो यूं ही पिघल जाया करता था और आज तो वो फूलों से लदी हुई कोई शाख मालूम हो रही थी। तन्वी ने बेबसी से ना में सर हिलाया। प्लीज मत जाओ, मेरे साथ ये जुल्म मत करो। वो टूट कर बिखर रही थी। समीर ने उसे चुप करवाना चाहा, मगर इतने बड़े नुकसान के बाद वो चुप कैसे होती? उसकी मोहब्बत तो रेत की तरह उसके हाथों से फिसलती जा रही थी। आहिस्ता से तन्वी का चेहरा ऊपर किया और बस यही वो लम्हा था जब उसने वापस नीचे जाने का इरादा छोड़ दिया, ये जाने बगैर कि जरीना किसी जख्मी नागिन की तरह नीचे मंडला रही थी। कई बार उन्होंने ऊपर तन्वी के कमरे में जाना चाहा, मगर वापस पलट गई। न जाने कब उतरेगा इस लड़की का जादू समीर के सर से। इसका तो कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो नए सिरे से कोई साजिश बना रही थी और तन्वी इस बात से बेखबर खुश थी कि समीर ने उससे वादा कर लिया था कि सुबह होते ही वो अपनी दूसरी बीवी को छोड़ देगा। लेकिन ये तन्वी की भूल थी। वो आधी रात के वक्त कमरे से चला गया। सुबह के वक्त तन्वी की आंख खुली तो बिस्तर खाली था। वो अपनी जगह सुन थी कि कितनी देर तक उसे यकीन ही नहीं आया। कल रात हुआ क्या था? फूट फूट कर रोने के सिवाय उसके पास और कोई चारा भी ना था। ना जाने वो कितनी देर तक रोती रही और फिर शावर लेकर आई। उसके बेचैन दिल को किसी सूरत करार नहीं आ रहा था। मुझे समीर से बात करनी चाहिए।
वो ऐसा किस तरह कर सकते हैं? किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएँगे तो औलाद हो ही जाएगी। कभी अभी तो ज़्यादा वक़्त भी नहीं हुआ, बस 4 साल तो गुज़रे हैं। बेबसी से उसने घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 11 बज गए थे। वो यूं ही बेचैनी से समीर के जागने की राह देख रही थी। हिम्मत करके वो नीचे चली आई। माँ, समीर कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तन्वी को देखते उनके लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। वो और नीलू दोनों शॉपिंग के लिए गए हैं। समीर चाहते हैं कि उसकी दूसरी बीवी दुनिया में किसी से कमतर न लगे। उन्होंने साफ जताने वाले अंदाज में कहा था। तन्वी का दिल धक से रह गया। कितने आराम से वो उसकी जगह किसी और को दे चुका था। मरे मरे कदमों से चलती वो ऊपर अपने कमरे में आकर कैद हो गई। थोड़ी देर बाद उसे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। जरीना जी भी कहीं जा चुकी थी। इस बड़ी सी हवेली में वो तन्हा रह गई। ससुर का बरसों हुए मृत्यु हो चुकी थी। एक नंद रोमा थी जो कॉलेज स्टूडेंट थी, मगर अपनी नंद के बारे में सोचकर ही उसे एक घबराहट सी हुई। वो जरीना से भी 4 हाथ आगे थी। इस वक्त यकीनन वो भी जरीना जी के साथ ही कहीं गई थी, क्योंकि हवेली में सिर्फ नौकरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या समीर आ गए? वो बेइख्तियार उठी। बगैर पूछे उसने दरवाजा खोला, मगर सामने हवेली का नौकर खड़ा था। मालिक ने कहा, आपके कमरे की एक लाइट खराब है, वो ठीक करनी है। नौकर ने कहा तो तन्वी ने हैरत से मुड़कर देखा। नहीं, लाइट तो कोई भी खराब नहीं। अभी तुम वापस। उसके शब्द अधूरे रह गए थे, क्योंकि वो नौकर दिलेरी से साथ कमरे के अंदर आ घुसा। उसने आते ही दरवाजा लॉक किया। तन्वी की आंखें बेयकीनी से फैली। ये क्या हरकत है? बाहर निकलो मेरे कमरे से। वो बुरी तरह घबराई। वो बेशक हवेली का नौकर ही सही, मगर ताकत में उससे कई ज्यादा था। ये नौकर को कुछ दिन पहले जरीना ने रखा था। वापस जाने के लिए नहीं आया। जो काम मुझे सौंपा गया है वो तो पूरा करूंगा ना। उसने एकाएक तन्वी को अपने गिरफ्त में लिया। वो घबरा गई। निकलो यहाँ से। कैसा काम? मैं समीर की बीवी हूँ, मालकिन हूँ तुम्हारी। वो बुरी तरह से घबराई थी। इसी बात की तो सजा देनी है तुम्हें कि तुम समीर की बीवी हो। तन्वी ने तड़पकर उसे खुद से दूर करना चाहा था, मगर वो मुकम्मल तौर पर बेबस थी। तन्वी की हल्की सी चीखें निकली। कोई है? बचाओ, समीर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो सिसकियों के दरमियान चिल्लाई, मगर उस नौकर मंजूर के चेहरे पर फैली शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे इस काम के लिए तगड़ी रकम दी गई है। तन्वी ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की। उसी वक्त तन्वी ने पूरी ताकत से गुलदान उठाकर मंजूर के सर पे दे मारा। सर पर हाथ रखे वो उठ रहा था। कब तक बचोगी? उन्होंने तेरा फैसला कर लिया है। मैं नहीं तो कोई और, लेकिन तेरा ऐसा हाल होगा कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगी। वो दहाड़ता हुआ एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था, और वो अंधाधुंध कमरे से बाहर निकली। जूता उसके पैरों में न था, सिर्फ दुपट्टा ही था। पागलों की तरह नीचे आकर तन्वी ने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां रात समीर और उसकी बीवी रुके थे। उसका दिल मुट्ठी में आ गया। बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त थी। कमरे में चारों ओर फूल बिखरे हुए थे, मगर समीर अंदर नहीं था। तन्वी ने घबराकर सीढ़ियों की तरफ देखा। मंजूर नीचे आ रहा था। तन्वी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो उल्टे कदमों हवेली के बाहर भागती चली गई। हवेली में कोई और नौकर मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि दरवाजे पर गार्ड भी नहीं था। सारा प्लान पहले से तैयार था। भागते भागते उसके कदम सुन होने लगे। वो हवेली से काफी दूर निकल आई थी। अब तो उसकी टांगें भी जवाब देने लगी थी। आंखों से बहते आंसू की वजह से उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। इसीलिए अचानक किसी ठोकर लगी और वो किसी पत्थर से टकराई थी। औंधे मुंह वो सड़क पर जा गिरी। एक कराहत तन्वी के लबों से निकली। सर जमीन से टकराने पर जिसका माथा जख्मी हो गया था। खून की एक पतली सी लकीर उसके चेहरे से होती हुई बह रही थी। क्यों किया मेरे साथ आपने ये सब समीर? मुझे किसी तुच्छ कीड़े से भी ज्यादा नीचे गिरा दिया आपने। वो बेमुश्किल खुद को संभालती सड़कों के बीचों बीच बैठ गई। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। वो और नहीं भाग सकती थी, बस रो सकती थी। सो उसने वही किया। सड़क के बीचों बीच दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे वो फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर तक वो रोती रही, मगर समीर वहां नहीं था।
जो उसे चुप करवाता। आखिरकार वो उठ गई। अब हवेली वापस जाने का सवाल ही नहीं होता था, सो उसे अपने बाप के घर ही जाना था। कई साल हुआ उसका बूढ़ा बाप बीमार था। वो तब तक चलती रही जब तक उसे एक फैमिली ने लिफ्ट नहीं दे दी। अमजद साहब उसे अपने दरवाजे पर देखकर स्तब्ध रह गई, मगर तन्वी के चेहरे पर सारा हाल लिखा था। समीर ने दूसरी शादी कर ली पिताजी, क्योंकि मैं उसे औलाद नहीं दे सकी। उस हवेली में आपकी बेटी की कोई जगह नहीं है। थके हारे निढाल अंदाज में उसने बाप को बता दिया। वो जैसे खड़े थे पूरे कदम के साथ जमीन पर आ गिरे। पिताजी प्लीज उठो, ऐसा मत करो। मेरे पास अब और कोई रिश्ता नहीं बचा। प्लीज आप मत जाइए। उसने घबराकर अमजद साहब को झंझोड़ा, जो अपने दिल पर हाथ रखे नीले पड़ते जा रहे थे। वो उल्टे कदमों घर से बाहर निकली। इत्तेफाक से गली में रिक्शा जाता नजर आ गया था। उसी रिक्शे वाले की मदद से वो अपने पिता को नजदीकी अस्पताल ले आई। वो अस्पताल बड़ा नहीं था ज्यादा, मगर कोई, क्योंकि वो प्राइवेट था, इसलिए काउंटर पर तन्वी को रोक लिया गया। वो बार बार अपनी हथेलियां मसलती आंखों में आए आंसू साफ करती काउंटर क्लर्क की मिन्नतें कर रही थी। देखिए, मेरे पास इस वक्त कैश नहीं है। मैं जिस रिक्शे से आई हूँ उसे भी मैंने अपनी गोल्ड की चेन दी। आप प्लीज एक गोल्ड की रिंग रख लीजिए। मेरे पिताजी को एडमिट तो करें प्लीज। वो बहुत बेबस थी। काउंटर वाली लड़की ने झुंझलाकर उसे देखा। क्या हो गया मोहतरमा, आपको ये कोई सोनार की दुकान दिख रही है? मरीज को दाखिल करने से पहले जाकर कैश का बंदोबस्त करो। तन्वी ने मुड़कर एक नजर अपने बाप पर डाली। वो स्ट्रेचर पर लेटे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तुम लोग इंसान हो या कसाई? बस पैसा चाहिए तुम लोगों को। इस दुनिया में कहीं इंसानियत जिंदा बची भी है या नहीं? कहाँ जाऊं अपने बीमार बाप को लेकर? वो एकदम काउंटर पर खड़े खड़े जोर से चिल्लाई। समीर के दिए हुए सारे दुख ताजा हो गए थे। वो इस बात से बेखबर थी कि इस तरह चिल्लाने पर वहां बाकी कई लोगों ने मुड़मुड़ कर उसे देखा था। वही इमरजेंसी रूम की तरफ जाते डॉक्टर फहाद ने भी हैरत से मुड़कर देखा। काउंटर के पास खड़ी वो उलझे बिखरे से हुलिये वाली लड़की, जिसका दुपट्टा बिखरा पड़ा था, जिसके चेहरे पर आंसुओं के मीठे मीठे से निशानात थे, वो स्तब्ध खड़ा रह गया। इतनी खूबसूरती और इतना बेबस। वो इख्तियार उसके पास आया। क्या मसला है मिस रीम, आप इनके पेशेंट को अंदर क्यों नहीं जाने दे रही? भारी मर्दाना आवाज पर तन्वी ने चौंक कर देखा। वो कोई डॉक्टर ही था जो काउंटर वाली लड़की से सवाल कर रहा था। काउंटर वाली लड़की जवाब देती उससे पहले तन्वी ने अपने हाथ में पहनी अंगूठी डॉक्टर फहाद के हाथ में थमाई और जल्दी जल्दी अपनी कलाई में पहनी गोल्ड के कंगन भी उतार दी। आप प्लीज मेरे पिताजी का इलाज करें, इन्हें हार्ट अटैक आए। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। इस वक्त कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मेरे पास कैश नहीं है। आप सुबह तक इंतजार तो कर लो, मैं कहीं ना कहीं से मैनेज कर लूंगी। आंसुओं को पीते हुए मिन्नत भरे अंदाज में बोली। डॉक्टर फहाद ने गहरी निगाह उस पर डाली। इनके मरीज को अंदर लेकर जाओ। इमरजेंसी में एक मरते हुए इंसान पर रहम नहीं खा सकते तुम लोग। डॉक्टर फहाद ने गरजदार आवाज में स्टाफ को पुकारा। उसकी पुकार पर जैसे सब में थरथरी सी मच गई थी। दो नौकर स्ट्रेचर को घसीटते अंदर ले जाने लगे। तन्वी ने एहसान मंदी से डॉक्टर फहाद को देखा, मगर वो पलट गया था। मगर जाने से पहले उसने तन्वी की अंगूठी और उसके कंगन वापस काउंटर पर रख दी थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि डॉक्टर फहाद आज यहाँ मौजूद हैं। वो इस अस्पताल के मालिक हैं। कभी कभार ही ड्यूटी पर आते हैं। समझो, तुम्हारे पिताजी का इलाज तो अब मुफ्त में ही हो जाएगा। काउंटर वाली लड़की ने उसे जवाब दी तो वो आंसू साफ करती पलट गई। अमजद साहब को इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया था। उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर फहाद ही उस अस्पताल के मालिक थे और साथ साथ हार्ट सर्जन भी। तन्वी ने आस पास हर किसी से डॉक्टर फहाद की तारीफें ही सुनी थी। दोबारा किसी ने भी उससे फीस का सवाल नहीं किया, यहाँ तक कि दवाइयाँ और इंजेक्शन मंगवाने के लिए भी। सुबह के वक्त अमजद जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर फहाद बाहर निकले तो वो घबराकर अपनी जगह से उठ गई। मेरे पिताजी कैसे हैं? वो बच तो जाएंगे ना?
मैं हॉस्पिटल की सारी रकम चुका दूंगी। आप प्लीज उनका प्रॉपर इलाज कीजिए। उसके घबराए आंसुओं से भीगी आवाज पर डॉक्टर फहाद ने ध्यान से उसे देखा कि क्या आप उसे किसी ने रकम की मांग की है? वो कुछ पूछ रहा था। तन्वी ने ना में सर हिलाया। तो फिर दोबारा पैसे का जिक्र मत करना, और फिलहाल हम अमजद जी को आईसीयू में रखेंगे। उनकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो या किसी रिश्तेदार को यहाँ बुला लो। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे इत्मीनान से उसके सामने खड़े हो गई। तन्वी ने सर झुका लिए। कोई रिश्तेदार नहीं है, बस मैं ही हूँ, पिताजी के साथ। उसकी आवाज में दर्द उतर आया। डॉक्टर फहाद कुछ लम्हे तक उसे देखते रहे। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। तो फिर ठीक है, मजबूरन तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। डॉक्टर फहाद की पर्सनालिटी बहुत ही इम्प्रेसिव थी। अपनी सफेद कोट उन्होंने दाएं बाजू पर डाल रखा था। साफ लग रहा था कि वो अब घर जा रहे हैं। तन्वी को बेचैनी सी हुई। उसने शीशे से दरवाजे के बाहर अमजद जी को देखा। पता नहीं अब कब ठीक होंगे। उसके दिल में एक हुक सी उठी। अब तक तो समीर को भी पता चल गया होगा कि मैंने वो हवेली छोड़ दी है। क्या पता वो मुझे ढूंढने आया हो। लेकिन क्यों आएगा? वो तो अपनी नई बीवी के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर चुका है। तन्वी ने पलकें छिपाकर अपनी ढेरों आंसुएं अपने अंदर उतारे और पांव समेटकर कुर्सी के ऊपर रख लिया। डॉक्टर फहाद कुछ घंटों बाद दोबारा अस्पताल वापस आए तो तन्वी कुर्सी के ऊपर सर टिकाकर रोती सोती हुई दिखाई दी। वो भी आवाज तन्वी के सामने जाकर खड़े हो गई। वो आहट महसूस करते वो घबरा कर जागी। तुम्हें कुछ साइन करने होंगे। तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन करना है। तन्वी सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। मगर इससे पहले कि वो लोग जाते आईसीयू से, नर्स घबराकर बाहर निकली थी। पेशेंट की हालत खराब हो रही है, आप प्लीज अंदर आइए। तन्वी के कदमों तले से जमीन निकली। फहाद तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। तन्वी की रंगत पीली पड़ने लगी। शीशे के उस पार उसे नजर आ रहा था डॉक्टर फहाद और उसके साथ जूनियर डॉक्टर्स ने किस तरह उसके पिताजी को वापस होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। पिताजी, ऐसा मत करें, मेरे साथ प्लीज, मैं इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी। वो दर्द भरे दिल के साथ वहीं खड़ी रही, मगर उसने डॉक्टर फहाद के चेहरे पर फैलती मायूसी देख ली थी। उसका पूरा वजूद दुआओं में ढल गया। अब इस पूरी दुनिया में पिताजी के सिवा उसका कोई नहीं था। मगर कुछ मिनटों बाद जब डॉक्टर फहाद कमरे से बाहर निकले तो उनका चेहरा बता रहा था कि वो एक बार फिर खाली हाथ रह गई। आई एम सॉरी तन्वी, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। कोई पहाड़ था जो तन्वी के सर पर टूटा था। वो रेत की तरह जमीन पर गिरते चली गई। उसने डॉक्टर फहाद को खुद पर झुकते देखा। उसने मजबूत बाजू से उसे जमीन पर गिरने से पहले ही थाम लिया था, मगर वो अपने होश खो चुकी थी। दोबारा उसकी आंख खुली तो वो सोई जागी सी कैफियत में थी। कोई लगातार उसका नाम पुकार रहा था। तनवीर ने भारी होती पलकें बमुश्किल खोलकर देखा। वो डॉक्टर फहाद थे। हमेशा होश में आओ तन्वी, 3 दिन हो गए हैं तुम्हें बेहोश ही हो। हमने तुम्हारे फादर की अंतिम विधि कर दी है। मुझे बताओ, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जो आएगा? तन्वी ने डूबते दिमाग को झटक कर होश में आना चाहा। कोई नहीं है हमारा। आप पिताजी को दफन कर दो। समीर नहीं आएगा, वो तो अपनी दूसरी बीवी के साथ। शब्द तन्वी के लबों में दम तोड़ गए। वो एक बार फिर बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने बेबसी से बेहोश पड़ी उस लड़की को देखा जिसका वजूद ड्रिप में जकड़ा हुआ था। 3 दिन हो गए हैं बॉडी को अस्पताल में रखे हुए। ज्यादा देर करना ठीक नहीं। हॉस्पिटल की तरफ से विधि कर देनी चाहिए। तन्वी को रिकवर होने में काफी वक्त लगेगा, और यूं भी ये जिस कंडीशन में है फिलहाल इनको और टेंशन से दूर रखना है, वरना ऐसे में इसके बच्चे दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर फहाद ने साथ खड़ी नर्स को हिदायत दी। तन्वी की रिपोर्ट्स उनके हाथ में थी जिसमें साफ लिखा था कि वो मां बनने वाली है। तन्वी इस बात से बेखबर थी जो इस खुशी के इंतजार में 4 बरस गुजार दिए, यहाँ तक कि समीर को भी खो दिया। वो खुशी आखिर उसकी झोली में डाल दी गई थी। तन्वी को 6 दिन के बाद होश आया। डॉक्टर फहाद कमरे में आए तो वो बेड के साथ टेक लगाए नींद दराज थी। डॉक्टर फहाद को आता देखकर उसने उठने की कोशिश की। लेटी रहो, तुम्हारे लिए फिलहाल आराम ज्यादा जरूरी है।
उन्होंने गहरी नजरों से तन्वी का जायजा लिया। कुछ तो था उस लड़की में जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। आपका बहुत धन्यवाद। आपने पिताजी का इलाज किया और मेरा भी। लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं कहीं नौकरी करके हॉस्पिटल की रकम अदा कर दूंगी। वो धीमी आवाज में बोली। डॉक्टर फहाद के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। इस हालत में जाओगी? खून की बेहद कमी है तुम्हारे अंदर। इतनी कमजोरी है, तुम खुद को नहीं संभाल सकती। नौकरी कैसे करोगी? वो इत्मीनान से कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ गई। तन्वी ने उलझन भरी नजरों से उनको देखा। इस हालत में क्या मतलब? बीमार तो सभी और होते रहते हैं, लोग काम करना तो नहीं छोड़ते। वो चिढ़ गई थी। छोटी सी नाक गुलाबी पड़ने लगी। डॉक्टर फहाद ने दिलचस्पी से देखा। मेरा मतलब है कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या? तुम्हें इस बात का पता नहीं था? वो हैरान थी। तन्वी ने एक झटके से सर उठाया। क्या कहा आपने? मैं प्रेग्नेंट? ये कैसे मुमकिन है? तन्वी ने बेयकीनी लहजे में पूछा। उसका पूरा वजूद जलजलों की जद में आ गया था। तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती? तुम मैरिड हो ना? तुमने कहा था तुम्हारे हस्बैंड का नाम शमीर है। तुम बेहोशी में उसे पुकारती रही थी, तो फिर तुम इतनी हैरान क्यों हो गई हो? डॉक्टर फहाद के चेहरे पर उलझन फैल गई थी। तन्वी के वजूद में दरार पड़ी। उसने बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रखा। मुझे यहाँ से जाना है अभी और इसी वक्त। झटके से वो बेड से नीचे उतरी। डॉक्टर फहाद भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कहाँ जाओगी? समीर के पास। तुम कहो तो मैं उसे यहाँ बुला लेता हूँ। तुम मुझे उसका नंबर दो। डॉक्टर फहाद ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। तन्वी ने झुझलाकर उनको देखा। क्या कर रहे हैं आप? इतना सब कुछ मेरे लिए? क्या लगती हूँ मैं आपकी? आज के जमाने में इतने एहसान की वजह क्या है? वो जैसे फट पड़ी थी। डॉक्टर फहाद खामोशी से उसे देखते रहे। तुम्हें इस हाल में ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए तन्वी। एक कदम पीछे हटकर उन्होंने तन्वी को रास्ता दिया। वो हैरान खड़ी रही और फिर अचानक दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं कहाँ जाऊं? उसने कुछ दिन भी इंतजार नहीं किया। ये बच्चा मैं भी तो उसे दे सकती थी। फिर उसने दूसरी शादी क्यों की? वो सिसकती रही। डॉक्टर फहाद खामोशी से उसके सामने खड़े रहे। तन्वी को रोता देखकर उसको तकलीफ हो रही थी। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। ये अस्पताल मेरा है। यहाँ कई जूनियर डॉक्टर के रहने का रूम भी है। बाएं तरफ पूरा मैटरनिटी होम है। तुम वहाँ के ऑफिस वर्क कर सकती हो। मैं तुम्हें उसकी प्रॉपर सैलरी दूंगा। रहने के लिए तुम्हें कमरा भी मिल जाएगा। क्या ये सब ठीक है या फिर कुछ और भी चाहिए? वो इंतहाई नरमी से पूछा था। तन्वी ने भीगती पलकें उठाकर उसे देखा और आहिस्ता से ना कहा। वो आदमी वाकई कोई फरिश्ता था। फहाद के फोन करने पर एक बूढ़ी सी औरत कमरे में दाखिल हुई। वो उजमा बुआ थी। तन्वी का हाथ थामकर वो उसे मैटरनिटी होम में ले आई। ये तुम्हारा कमरा है। डॉक्टर साहब ने कहा है तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है, लेकिन तुम सुबह सुबह ऑफिस में आ जाना। फहाद साहब ने कंप्यूटर का काम तुमसे कराने को कहा है। मैं बड़ी डॉक्टर से तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। उस्मा बुआ ये कहकर चली गई तो तन्वी ने कमरे का जायजा लिया। साफ सुथरा सा कमरा था। जरूरत की हर चीज वहां मौजूद थी। कमरा लॉक करते वो खामोशी से बेड पर लेट गई। उसे समीर से पहली बार बेहद नफरत महसूस हुई थी। मैं बांझ नहीं थी। 4 साल तक तुम और तुम्हारी माँ मुझे बांझ कहते रहे। ये थी तुम्हारी मोहब्बत। बस कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकी? उसने बेबसी से बड़बड़ाया। वो बस समीर को भूल जाना चाहती थी, इसीलिए उसने डॉक्टर फहाद के दिए हुए इस मौके को वेस्ट नहीं किया था। उस्मा बुआ उसे अगले दिन नीचे ले गई। जो काम उसे सौंप गया था, मुझे मरीजों का सारा डाटा कंप्यूटर में फीड करना है। लेकिन ये काम तो ऑलरेडी अस्पताल वाले करते हैं ना? तो फिर फहाद साहब मुझे अलग से तनख्वाह क्यों देंगे? वो शर्मिंदा होते हुए पूछ रही थी। उस्मा बुआ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। डॉक्टर फहाद दिल का बहुत अच्छा है तन्वी। उनका हुक्म है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तुम उनका बताया हुआ काम करो, वो तुम्हें तनख्वाह भी देगा। और हमें हिदायत है कि तुम्हारा पूरा ख्याल रखना है। तन्वी के लबों पर मायूसी भरी मुस्कुराहट फैल गई। एक वो आदमी था जिसने माँ की बातों में आकर तन्वी को छोड़ दिया था, और एक डॉक्टर फहाद था जिसके साथ कोई रिश्ता ना होते हुए भी वो कदम कदम पर उसका ख्याल रख रहा था।
वो रफ्ता-रफ्ता इस माहौल में एडजस्ट होने लगी। तबीयत खराब होती तो सीनियर डॉक्टर मीना उससे उसके कमरे में भेज देती थी। हर किसी के साथ ही वो घुलने-मिलने लगी थी। खुद तो वो ज़िंदा रहने की कोशिश कर रही थी, बस उसे अपने वजूद में पलने वाले इस बच्चे से नफ़रत थी। समीर की औलाद से। जब मुझे ज़रूरत थी तब तो ये बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, और अब जब मेरा रिश्ता समीर से ख़त्म हो गया तो अब ये क्यों आ रहा है? इस नफ़रत से अपना सर झटका। प्रेगनेंसी को 7वां महीना लग चुका था। वजूद में होते बच्चे की हरकत अब उसे बता रही थी कि वो दिन दूर नहीं जब वो उसकी गोद में आने वाला था। उस दिन भी उसकी तबीयत गिरी-गिरी थी, सो वो अपना लैपटॉप बंद करते ऊपर अपने कमरे में चली आई। दरवाज़ा खोलते उसे हैरत का झटका सा लगा। "आप यहाँ?" उसने झट से दुपट्टे को खुद पर फैलाया। डॉक्टर फहाद टेबल पर रखी उसकी किताबें देख रहे थे। आहट पर वो मुड़ते ही, "तुम्हारी रंगत पीली लग रही है। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाती? बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है।" वो सामने आकर खड़े हो गए। तन्वी ने बेबसी से सर झटका। आज सुबह से उसे चक्कर आ रहे थे। "कुछ नहीं खाऊंगी, तभी भी इस दुनिया में ये आ ही जाएगा। ये मेरे जिस्म का नासूर है।" उसके लहजे में इतनी नफरत थी कि डॉक्टर फहाद उसे देखकर दंग रह गए। "अपना हाथ दिखाओ।" उसने हाथ आगे बढ़ाया। तन्वी ने हैरान होते हुए अपनी कलाई आगे बढ़ाई। डॉक्टर फहाद आहिस्ता से थाम लिया। कुछ लम्हे वो उसकी नब्ज़ देखते रहे। "इस मॉडर्न ज़माने में भी आप नब्ज़ देखकर मेरी बीमारी का पता चलाएँगे?" वो खुद को कहने से ना रोक सकी। डॉक्टर फहाद के लबों पर बड़ी बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। "मैं खुद भी काफ़ी पुराना बंदा हूँ तन्वी, इसलिए पुराने तरीके मुझे अच्छे लगते हैं।" तन्वी को देखते हुए उनकी आँखों में ढेरों चमक उतर आई थी। तन्वी की मुस्कुराहट सिमटी। उसने अपना हाथ आहिस्ता से वापस खींच लिया। फिर डॉक्टर फहाद ने कहा, "मैं चलता हूँ, बस राउंड पर आया था, तो सोचा तुमसे मुलाकात भी कर लूँ।" वो वापसी के लिए पलटी। तन्वी खुद भी मुड़ी थी और उसे एक ज़ोर का चक्कर आया। वो बेइख्तियार लड़खड़ाने लगी। डॉक्टर फहाद ने जल्दी से उसे अपने बाजू में सहारा दिया था। "क्या हो गया तुम्हें तन्वी? यहाँ बैठो आराम से, और कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा काम करने की। तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, क्यों खुद को परेशान करती हो? तुम्हें बीमार नहीं दिख सकता?" डॉक्टर फहाद ने बेसाख्ता अपने दिल की बात कह दी। चकराते सर के साथ उसने खुद को संभालने की कोशिश की थी। डॉक्टर फहाद ने आहिस्ता से उसे बेड पर बिठाया। "तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ।" वो गहरी सांस लेकर रह गई। डॉक्टर फहाद की पसंदीदगी उसे उससे ढकी छुपी नहीं थी, मगर उसे अपने वजूद में पलते इस बच्चे से बहुत नफरत थी। अपना ख्याल क्यों रखती? उसी शाम जब उजमा बुआ ने उससे पूछा कि वो भविष्य में क्या करेगी, तो वो एकदम चटक पड़ी थी। "ये क्या करूँ मैं भविष्य का? मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगी। डॉक्टर फहाद मेरा खर्च उठा रहे हैं। क्या उन्होंने ठेका ले रखा है समीर की औलाद को पालने का? वो आदमी जिसने मुड़कर भी मेरा नहीं पूछा?" उसकी आवाज़ में आंसू उतर आए। उज़्मा बुआ उसे कुछ लम्हे देखती रही, फिर कुर्सी खिसका करीब हुई। "मेरी बात सुन, मेरी बेटी एक बड़े घर में काम करती है। उसका मालिक औलाद के लिए तड़प रहा है। उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो बच्चे की माँ से मुलाकात करेगा और बच्चे के बाप का पूछेगा। मैं तो कहती हूँ जन्म देकर इस बच्चे को उसके हवाले कर दे। डॉक्टर फहाद जैसा दौलतमंद और नेक आदमी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा।" उजमा बुआ की बात पर वो सुन सी रह गई। उसे आगे किसी बात में दिलचस्पी नहीं थी, मगर समीर की औलाद से उसे रोज बरोज नफरत बढ़ती जा रही थी। पेट में बच्चे ने हल्की सी हरकत की तो तन्वी के लबों से एक सिसकी निकली। "जी तो चाहता अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूं, मगर अच्छा है जिस तरह समीर ने मुझे तड़पने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया, मैं उसकी औलाद को भी किसी और के दर पर फेंक दूंगी।" वो नफरत की इंतहाओं पर थी। उसने उजमा बुआ से उस आदमी को बुलाने का कह दिया, मगर उजमा बुआ का ख़्याल था कि उसे और कुछ महीने रुकना चाहिए। जहाँ इतना सब्र कर लिया, वहाँ कुछ महीने और सही। वक़्त तो यूँ भी पर लगाकर ही उड़ रहा था। प्रेगनेंसी का 8वां महीना ख़त्म होने वाला था। डॉक्टर उसका नियमित से चेकअप कर रही थी। उन्होंने उसे खुशखबरी सुनाई कि उसके कोख में पलने वाला बच्चा एक लड़का है।
तन्वी की नफरत और बढ़ गई। उसी दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। खाना वापस ले जाए? उजमा बुआ, मुझे नहीं खाना। नहीं मरता ये बच्चा मेरे ना खाने से। उसने बहुत नफरत से जवाब दिया। जवाबन दरवाज़ा खुल गया। हाथ में पकड़ी शर्ट अलमारी में पटकते उसने मुड़कर देखा। वो बेसाख्ता लड़खड़ाई। उसे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आया था। दरवाजे पे समीर खड़ा था। तन्वी को अपने सामने देखकर वो खुद भी इतना ही हैरान था जितनी तन्वी थी। आप क्यों यहाँ आए हैं? अब मुझे यहाँ से भी निकलवाना चाहते हैं? बर्बाद तो कर दिया आपने मुझे, तो फिर वापस क्यों आए हैं? वो एकदम नफरत भरे अंदाज में चिल्लाने लगी। समीर को देखकर उसके सर में दर्द सा होने लगा। समीर बेअख्तियार कुछ कदम सामने आया। उसने बेयकीनी नजरों से तन्वी के सरापे को देखा। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो बाँझ थीं, तुम कैसे? ओ मेरे खुदा! समीर ने जैसे अपने सर को थामा। तन्वी के चेहरे पर नफरत भरी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, मैं बाँझ थी, मगर अब नहीं। आपका दिया हुआ ये नासूर मेरे वजूद में पल रहा है। बर्बाद कर दिया समीर मुझे। आंसू तन्वी की आंखों से टूट-टूट कर बिखरने लगे। मुझे माफ़ कर दो तन्वी, प्लीज़ घर चलो। मैंने कहा नहीं, तुम्हें ढूँढा। तुम हवेली छोड़कर क्यों चली गई थी? मैंने दूसरी शादी की थी ना, कोई गुनाह तो नहीं किया था। वो आज भी अपने आप को डिफेंड ही कर रहा था। चले जाओ यहाँ से, इसी वक्त। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो अपनी भारी भरकम वजूद को संभालते वो पीछे हटी। उसे मजबूरन दीवार का सहारा लेना पड़ा। समीर बेख्तियार सामने आया। मैं वापस नहीं जाऊँगा। तुम इस बच्चे को जिसे देना चाहती थी, वो आदमी मैं ही हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सामने मेरी अपनी बीवी और मेरी अपनी औलाद मिल गई। वो तेजी से उसके करीब आया था। तन्वी ने उसे परे धकेलना चाहा। सर में होती हुई धमक शिद्दत इख्तियार कर गई। पेट के निचले हिस्से में अचानक बहुत दर्द महसूस हुआ। हाथ मत लगाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, ना मेरा, ना इस बच्ची का। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरी थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। समीर ने घबराकर उसे संभालना चाहा, मगर वो बुरी तरह से चिल्लाई। मैंने कहा ना, मुझे हाथ मत लगाएं। उसके चीखने की आवाज सुनकर उजमा बुआ घबराए हुए अंदाज में कमरे में दाखिल हुई थी। वही तो समीर को यहाँ लाई थी, मगर वो अकेली अंदर नहीं आई। उनके साथ डॉक्टर फहाद भी अंदर आए थे। क्या हुआ तन्वी को? वो घबराकर सामने आए। जमीन पर गिरती तन्वी तड़प रही थी। उसके पेट के निचले हिस्से में उठती दर्द की टीसें बढ़ रही थीं। वो लेबर पेन था। इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दो कि तो तन्वी और बच्चे दोनों को खतरे में पड़ जाएंगे। सवीर ने चुभते नजरों से डॉक्टर फहाद को देखा, जो दोनों बाजू में तन्वी को उठाए कमरे से निकल रहे थे। समीर को बहुत ही जलन महसूस हुई थी, मगर वो बेबस था। तन्वी को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। उसका ब्लड प्रेशर सूट कर गया था। सीनियर डॉक्टर भी परेशानी का इजहार कर रहे थे। ऐसे में डॉक्टर फहाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशान अंदाज में खड़े थे। समीर भी दाएं बाएं टहल रहा था। जब डॉक्टर रीमा ने बाहर निकल के डॉक्टर फहाद के गोद में एक नन्हा मुन्ना सा वजूद सा ला थमाया। बच्चा हैरत अंगेज तौर पर सेहतमंद थे। हालांकि 8वें महीने की पैदाइश है, लेकिन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर फहाद, अलबत्ता तन्वी का ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल नहीं हुआ। सर, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। डॉक्टर फहाद ने आभार की सांस ली। समीर ने नफरत भरे अंदाज में ये मंजर देखा। ये मेरा बेटा है, इसे उठाने का हक सिर्फ मुझे है। उसने आगे बढ़कर बच्चा डॉक्टर फहाद के हाथों से ले लिया। वो कुछ नहीं बोले। खामोशी से पलटकर वो डॉक्टर रीमा से तन्वी की कंडीशन के बारे में बात करने लगे थे। तन्वी को होश में आने में पूरी रात लगी। सुबह के करीब उसे होश आया तो उसने डॉक्टर फहाद को अपने करीब खड़ा पाया। कैसी तबीयत है? वो उसे पलके खोलता देखकर फौरन उसके पास आए थे। सूखे गले के साथ तन्वी ने बामुश्किल इशारे से पानी मांगा। डॉक्टर फहाद के पास पड़े छोटे से कप में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया। रुको, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। उन्होंने उसे कंधों से थामकर मामूली सा ऊपर किया। होश और बेहोशी के दरमियान भी तन्वी को उनका एहसास से भरा स्पर्श महसूस हुआ था। पानी पीते उसकी हालत जरा बेहतर हुई। मेरा बच्चा कहाँ है? वो जिंदा तो है ना? तन्वी ने बेताबी से पूछा। डॉक्टर फहाद के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम तो उसे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी।
अब अपने बच्चे के बारे में पूछ रही हो? तन्वी चुप रह गई। एकदम उसे एहसास हुआ कि जिस मासूम जान से उसे इतनी नफरत महसूस हो रही थी, अब वो उसे देखने के लिए बेताब थी। सारी नफरत, सारा गुस्सा खत्म हो गया था। तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही समीर ले गया था। डॉक्टर फहाद की बात किसी पहाड़ की तरह तन्वी पर टूटी थी। वो झटके से उठी। दर्द की एक टीस उसके लबों से निकली। वो मेरे बेटे को भी मुझसे छीन ले जाएगा? कहाँ है वो? मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दो, प्लीज। आखिर वो मुझे तकलीफ देने से बाज क्यों नहीं आता? वो बिखरती सांसों के दरमियान बहुत मुश्किल से बोली। डॉक्टर फहाद ने उसे कंधों से थाम कर आहिस्ता से वापस बेड पर लिटाया। रिलैक्स हो जाओ तन्वी, ये मेरा हॉस्पिटल है। यहाँ से मेरी मर्जी के बगैर कोई कहीं नहीं जा सकता। तो समीर तुम्हारे बच्चे को लेकर क्यों जाएगा? बच्चा नर्सरी में है। क्योंकि तुम बेहोश थी तो डॉक्टर रीमा ने आया की जिम्मेदारी लगाई थी कि वे बच्चे को फीड करवाए और उसका ख्याल रखे। मैं अभी उन्हें कॉल कर देता हूँ। डॉक्टर फहाद बगौर उसकी बिगड़ती हुई हालत को देख रहे थे। वो बहुत बेचैन थी। कुछ देर बाद जब आया के साथ बच्चा कमरे में आया, तब उसके चेहरे पर शांति फैल गई। नन्हा सा वजूद गोद में लेते ही उसकी आंखों में दो आंसू टपके। कितनी नफरत की मैंने इससे, और अब मेरा जी चाहता है कि इसे दुनिया की कोई तकलीफ न पहुंचे। तन्वी नन्हे से वजूद को गोद में लिए रो रही थी। डॉक्टर फहाद ने कहा, समीर को यहाँ मैंने बुलाया। तन्वी तन्वी ने एक झटके से पलकें उठाई। उसे यकीन नहीं आया कि डॉक्टर फहाद ने जो कुछ कहा था वो सच था। उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। जब तुम मेरे पास आई, मैंने तभी सारी तहकीकात करवा ली। उसकी दूसरी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है। किस वजह से वो तुम्हें खुद ही बताएगा, मगर मैं तुम्हें तड़पता हुआ देख चुका हूँ। मुझे यही बेहतर लगा कि मैं किसी बहाने उसे यहाँ बुला लूँ। वो एक बच्चे का ख्वाहिशमंद था। सो मैंने उज़्मा बुआ के ज़रिए से बात की और अब वो तुम्हारे सामने है। तुम्हारे पास एक और मौका है, अपना घर दोबारा बचा लो। समीर के साथ वापस उसी हवेली में चली जाओ। तुम्हारी असल जगह वही है, मेरा ये अस्पताल नहीं। डॉक्टर फहाद मायूस लहजे के साथ कहते चले जा रहे थे। तन्वी ने बेयकीनी से देखा। वो एक झटके से पलटे और कमरे से चले गए। तन्वी स्तब्ध रह गई। समीर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता था। मेरे साथ चलो तन्वी, मैं तुम्हें अब कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। अब तो माँ की भी मृत्यु हो चुकी है और तुम्हारी नंद अपने घर की हो गई है। वो कितने आराम से सारे मामलात तय कर रहा था। तन्वी ने बेबसी से उसे देखा और फिर कमरे के दरवाजे को। क्या मैं इतनी सस्ती हूँ कि कोई भी मुझे छोड़कर जा सकता है? उसे डॉक्टर फहाद के रवैये पर अफसोस हुआ था। उसे लगता था कि वो उनके लिए अहम है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने तो तन्वी को समीर के साथ जाने को कह दिया था। दूसरी ओर समीर की खुशी का कोई ठिकाना न था। पत्नी वापस मिल गई थी और बच्चा, जिसके लिए वो हमेशा से तड़प रहा था। जब वो हॉस्पिटल से निकली, तब मैटरनिटी होम का सारा स्टाफ उसे अलविदा कह रहा था। उजमा बुआ, डॉक्टर रीमा दुखी थे। तन्वी ने सरसरी निगाह उन पर सब पर डाली। डॉक्टर फहाद इनमें कहीं नहीं थे। वो एक बिजी आदमी थे। भला मेरे लिए उनके पास कहाँ से वक्त होगा? वो अजीब कैफियत का शिकार हो रही थी। सर झटकते हुए उसने खुद को रोका और समीर के साथ गाड़ी में बैठ गई। वो फिर उसी हवेली में जा रही थी जहाँ से एक दिन बिना चप्पलों के भागी थी। हवेली के दरवाजे पर खड़े होते ही नौकर मंजूर और उसकी हैवानियत याद आई। एक फीकी सी मुस्कुराहट तन्वी के लबों पर फैल गई। वैसे पता था मंजूर को कुछ दिनों के लिए ही हायर किया गया था और अब वो यहाँ नहीं होगा। और ऐसे ही था, हवेली में काफी बदलाव आ चुका था। आपकी दूसरी बीवी कहाँ है? तन्वी ने कड़वाहट से पूछा। समीर, जो उसके लिए कमरे का दरवाजा खोल रहा था, एकदम रुक गया। नीलू और माँ के में आए दिन झगड़े होते रहते थे। माँ को नीलू की जबान तराजी पसंद नहीं थी और नीलू उससे तो शायद यहाँ कुछ भी पसंद नहीं था। वो तो बस ये दौलत अपने नाम करना चाहती थी। मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की भी, ताकि घर की शांति कायम रहे। लेकिन वो माँ का ही खून थी, उसमें बर्दाश्त कम थी। माँ की और उसकी लड़ाई एक दिन इतनी बड़ी कि उसने हाथ में पकड़ी छरी माँ के सीने में घुपा दी। माँ की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब तक मैं घर पहुंचा वो भाग चुकी थी।
जितनी मेरी जग हसाई हुई और तमाशा बना वो तो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। मैं उसे छुड़ाने पुलिस स्टेशन नहीं गया। ये सच है कि वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाई तन्वी। वो अपने मुंह से स्वीकार करते जा रहा था। तन्वी स्तब्ध रह गई। चाहकर भी वो समीर के जज्बे पर अब यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरी जगह नहीं ले सकती थी, फिर भी आपने उसे मेरी जगह पर ला बिठाया ना। वही कमरा है जहाँ एक रात मैंने आपको उसके साथ दुल्हन बने देखा था। वो गोद में नन्हे बेटे को उठाए बहुत मुश्किल से चलती हुई कमरे के बीचों बीच जा खड़ी हुई। समीर बहुत मुश्किल से मुस्कुराया। हाँ, मगर अब तो वो नहीं है। तुम मुझसे इतने शिकवे क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुमसे शिकवा किया है कि तुम इस हवेली से क्यों निकल कर गई? मैं भी तो एक मर्द हूँ। शक कर सकता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस हवेली से निकल कर क्यों भागी? किसके साथ गई थी? उस अस्पताल में क्यों पहुंच गई? और वो डॉक्टर फहाद, वो तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रख रहा था? बिल्कुल ऐसे जैसे तुम उसके लिए बहुत खास हो। समीर की आवाज में शक उतरा। तन्वी ने बेयकीनी सा रुख मोड़ कर देखा। अब आप भी मुझसे इस अंदाज में बात कर रहे हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या आपको अपनी माँ ने नहीं बताया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था? किस हाल में भागते हुए यहाँ से गई थी मैं, अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत बचाकर, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। तन्वी के कदम लड़खड़ाने लगे थे। समीर गुस्से से उसे देखता रहा। मेरी मरी हुई माँ का बार बार जिक्र मत करो, मत इल्जाम लगाओ उनके ऊपर। न जाने क्या मसला था। पहले तो मैं उनसे और फिर नीलू। मैंने दूसरी शादी सिर्फ उनकी खुशी के लिए की थी, और औलाद हासिल करना तो मेरा हक था ना। तुम भी ज्यादा पवित्र मत बनो। ये तो मैं हूँ जो तुम्हारा ख्याल करके तुम्हें यहाँ वापस ले आया, वरना हकीकत तो ये है कि मेरी जगह कोई और होता तो पहले डीएनए टेस्ट करवाता, पता भी चलता कि बच्चा मेरी औलाद है भी या नहीं। आखिर को जन्म तो तुमने इसे यहाँ से जाने के बाद ही दिया ना। क्षण से कोई चीज तन्वी के दिल में टूटी और वो पत्थर की मूरत बन गई। उसने बेयकीन निगाहों से सामने खड़े उस आदमी को देखा जो झुंझलाहट भरे अंदाज में अपने अंदर का जहर उगल रहा था। शायद उसे अंदाजा हो गया कि उसमें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मगर देर हो चुकी थी। देखो तन्वी, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन प्लीज मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। अब हमारी औलाद हो गई है, हमें फिर से नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। वो शांत अंदाज में कहता उसके करीब आ रहा था। तन्वी लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। आपने 4 साल तक मेरी दी जाने वाली मोहब्बत का मजाक उड़ाया। मुझे ये समझ आना चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा से बेवकूफ़ हूँ। एक बार फिर मैं बेइज्जत होने के लिए आपके इस हवेली में चली आई, जहाँ ना तो मेरी पहली कोई कदर थी और ना ही अब है। मैं यहाँ से भागकर इसलिए गई क्योंकि आपके हवेली के एक पालतू नौकर ने मेरी इज्जत पर हमला किया था, और वो भी आपकी माँ के कहने पर। अगर यकीन आता हो तो ढूंढ लो उस मंजूर को जिससे आपकी माँ ने नौकरी पर रखा था। वो एकदम आंसू के दरमियान चिल्लाई। समीर की रंगत पीली पड़ी। उसे याद आया कि किस तरह तन्वी के घर से चले जाने के कुछ दिन बाद ही मंजूर को काम से निकाल दिया गया था, और निकलते वक्त जरीना ने उसे ढेरों ढेर रुपया भी दिया था। आज तक कोई बता नहीं समझ पाया था, मगर अब उसे समझ आ रही थी। वो जी भरकर पछताया। मुझे माफ कर दो तन्वी, आराम से बैठो, हम बैठकर बात करते हैं। तन्वी को रोकना चाहा, मगर वो हथेली से अपने आंसू साफ करती ना कह रही थी। अब नहीं, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी जी लूंगी, मगर यहाँ नहीं। वो उल्टे कदम कमरे से बाहर निकल आई थी। कदम लड़खड़ा रहे थे। 3 दिन पहले होने वाले ऑपरेशन ने जैसे उसकी सारी हिम्मत निचोड़ ली थी। उसे अपने पीछे समीर की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। हाँ, लेकिन तुम्हें जाने कौन दे रहा है? मैं अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं करूंगा। औलाद के लिए तड़पा हूँ मेरी सारी दौलत और जायदाद व्यर्थ हो जाएगी। तुम यहाँ से कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। वो चिल्लाता हुआ उसके सर पर आ खड़ा हुआ, मगर तन्वी खामोश थी। उस खामोशी के आलम में वो हॉल के हिस्से को देख रही थी जहाँ से डॉक्टर फहाद अंदर दाखिल हो रहे थे। तुम मुझसे मिले बगैर ही चली आई?
तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास पड़े थे। इतने साल तो मेरे पास रही, एक अच्छे दोस्त की हैसियत से। तो मैं विदा करते वक्त कुछ देना चाहता था, इसीलिए बस यहाँ चला आया। वो दोस्ताना अंदाज में कहते सामने आया। आज वो फॉर्मल हुलिये के बजाय घरेलू से हुलिये में थे। सादा सा कमीज पहने, आंखों पर वही फ्रेम वाला ग्लासेस लगाए, उन्होंने गौर से तन्वी को देखा। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे अपने साथ वापस लेकर जाए। मैं कहीं भी रह लूंगी, नौकरी कर लूंगी, आपके हॉस्पिटल में जैसे पहले करती थी, लेकिन मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। प्लीज, ये आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। वो आंसू के दरमियान बोलती जा रही थी। डॉक्टर फहाद ने एक नजर समीर पर डाली जो गुस्से से लाल हो रहा था। उस डॉक्टर को मेरे और अपने मामले के बीच मत घसीटो। मुझे पहले ही शक था तुम्हारा और इसका कोई न कोई चक्कर चल रहा है। मेरा बच्चा मुझे वापस करो। अगर तुम्हें जाना ही है तो जहां मर्जी दफा हो जाओ। एकदम से वो चिल्लाया। गुजरे एक साल ने उसे पूरे तौर पर बदल दिया था। अब तो वो कोई जाहिल इंसान लग रहा था जो गुस्से के आलम में कुछ भी बोल सकता था। तन्वी ने आंसू के दरमियान अपनी मोहब्बत को देखा जो आज फना होते हुए महसूस हो रही थी। डॉक्टर फहाद ने समीर को एक हाथ से पीछे किया। अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? मेरी गलती है कि मैंने इसे तुम्हारे साथ भेजा। तुम्हारा लहजा देखकर तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है। समीर चलकर उनके सामने आया। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? क्या रिश्ता है तुम्हारा तन्वी के साथ? मेरी तो ये बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है। वो गुस्से से गुर्राया। डॉक्टर फहाद ने सर झटककर ऐनक उतारे। तुम्हारी बीवी अब नहीं रहेगी। मैं तुम्हें खुले का नोटिस भिजवा दूंगा जो तन्वी की तरफ से होगा। और रहा तुम्हारा बच्चा, तो तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो। वो तन्वी का बच्चा है, वो जैसे चाहे उसकी परवरिश करे। चलो तन्वी। उन्होंने मुड़कर तन्वी को इशारा किया। वो रुके बगैर मुड़ी थी। मोहब्बत करते हो ना तुम उससे? मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकता हूँ। समीर ने गुस्से में सवाल किया। तन्वी ने बेबसी से अपनी पलकें मींच ली थी। डॉक्टर फहाद के सामने अपनी बेइज्जती उसे जमीन में गड़ जाने पर मजबूर कर रही थी। डॉक्टर फहाद इत्मीनान से वापस मुड़े। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, आज से नहीं, उस दिन से जब पहली बार उसे देखा था, जब अपने मरते हुए बाप को लेकर मेरे पास आई थी। उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, और मैंने नहीं छोड़ा। मैंने हर मौके पर उसका साथ दिया। बस यहाँ भेजकर मैंने गलती की, लेकिन अब ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं उसकी हिफाजत करूंगा और तुम जैसे घटिया लोगों को तन्वी के नजदीक भी नहीं भटकने दूंगा। उनकी आवाज बहुत मजबूत थी। तन्वी दंग रह गई कि इतने आराम से उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया था। समीर लब भींच कर रह गया। हर चीज उसने एक बार फिर अपने हाथों से खो दी थी, और वो एक बेएतबार मर्द था, और उसने अपने हाथों में आई नेमतों को पहले भी एक बार गवा दिया था। और अब एक बार फिर उसकी आंखों के सामने डॉक्टर फहाद के साथ तन्वी वापस जा रही थी। वो जानता था 2 दिन के बच्चे को वो उसकी माँ से नहीं छीन सकता। पछतावा उसके रोम रोम में बस चुका था। बाहर गाड़ी में बैठते हुए तन्वी ने डॉक्टर फहाद की तरफ देखा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसकी आवाज़ धीमी थी। डॉक्टर फहाद ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। ये एहसान नहीं, मोहब्बत है। तुम आखिर कब मेरी आंखों के जज्बे पढ़ना सीखोगी? छोड़ दो इस घमंड को और मेरा हाथ थाम लो। क्या सच में मैं तुम्हें मेरे अंदर कोई काबिलियत नजर नहीं आती? तन्वी गुलाबी पड़ गई। उसे डॉक्टर फहाद का इकरार अच्छा लगा था। मुस्कुराते हुए उसने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये दोनों की नई शुरुआत थी, और डॉक्टर फहाद की कोशिशों की बदौलत ही वो बहुत जल्द समीर के रिश्ते से आज़ाद हो गई थी। और डॉक्टर फहाद ने उसकी इद्दत मुकम्मल होने के बाद उसे अपनी निकाह में लिया। तन्वी को लगा उसकी जिंदगी भर के दुखों की भरपाई हो गई। डॉक्टर फहाद ने तन्वी के बेटे को बाप जैसा प्यार देने का वादा किया था, और तन्वी जानती थी कि वो आदमी वाकई अपने वादा निभाने का पक्का था। तो दोस्तों, सम्मान और विश्वास के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिस रिश्ते में शक, जुल्म और बेइज्जती हो, वहां से समय रहते बाहर निकल जाना ही आत्मसम्मान की रक्षा है। तो दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।